नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आज पहली बार एक साथ वो 4 लोग हैं जो अभी डीयू के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से जीत कर पैनल में अपने भारी मतों से जीत के अलग अलग संगठनों से हैं। 3 लोग एक संगठन से और अभी दहिया NSUI से हैं जो उपाध्यक्ष के लिए जीते हैं। तो हम आपको एक परिचय करा देते हैं। तुषार डेढ़ा जो कि ABVP से जीते हैं अध्यक्ष पद से, और हमारे सचिव पद से जीती हैं अपराजिता बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं। और डीयू के जो शोर शराबे और भयंकर वोटिंग काउंटिंग इन सब के प्रेशर से जीतने के बाद जो आज पहली बार एक मीडिया के एक मंच पे 4 प्रत्याशी आए। अभी काफ़ी ये लोग हंसी मजाक भी एक दूसरे से कर रहे थे कि हमें कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, आगे के क्या प्लान है। ये एक बहुत अच्छा संकेत भी आ रहा है कि डीयू के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे लोगों को चुना है। तो अब चूँकि हमारे साथ ये सचिन भी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे जीते हैं, जिनको कि एक फैसला सचिन फैसला नारा लगाकर स्टूडेंट ने सर आंखों पे बिठाया। और अभी दहिया इकलौते NSUI से जीतने वाले इकलौते ऐसे शेर हैं जो कि 3 लोगों के बीच में आके आज सवालों का सामना करेंगे, हमारे सवालों का भी, और आपस में भी अगर कुछ मतभेद या कोई भी सवाल है तो आपस में भी कि कैसे आगे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो क्यों ना हम सवाल शुरू करने से पहले जो एक जोश रहा 4 साल बाद डीयू का जो इलेक्शन हुआ डूसू का, उसमें एक तरह से पूरा नए जोश को 4 साल के पहले के जोश को फिर से ला दिया। तो वो जो डूसू इलेक्शन का जो आपको फील है उसको शुरू करने के लिए क्यों ना हम पहले जो हमारे अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी रहे और जो विजेता रहे, तो इनको एज ए प्रत्याशी आप जब लोगों के बीच गए तो किस तरह से आपने जो कुछ शायरियाँ और जो अपने कैंपेन का तरीका बताया, तो आप एक बार मुझे ज़रा उसे बोल के शुरू करिए तो यहाँ फील आए कि कैसे डूसू इलेक्शन हुए। तो उस फील के लिए ज़रा एक बार वो शायरी थोड़ा दम लगा दो। सभी को नमस्ते। हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपनी कैंपेन करने जाते थे तो टिकट के बाद हमें 3 से 4 दिन का ही समय मिला। तो कम समय होने की वजह से मैं स्टूडेंट्स के बीच अपना जोश भरना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए तो मैं अपने जो बातें बोलता था स्टूडेंट्स के बीच। क्या है सपोज करिए कि आपके स्टूडेंट सामने हैं, सारे जितने सारे लोग खड़े हैं ये सामने, और आप उनको अपने लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो कैसे मतलब आप एक जरा नारा लगा कर बताइए थोड़ा उसी जोश से। हाँ मैम, अपनी एक पंक्ति बोला करता था मैं। जब अपनी पूरी बात बोलने के बाद एक पंक्ति के साथ अपनी बात को खत्म करता था कि वक्त थोड़ा कम है, पूरा दम लगा दो, कुछों को मैं जगाता हूँ, कुछों को तुम जगा दो, ऐसे करके और लोग जगे। हाँ मैं बहुत। तो तुषार, अब अध्यक्ष बनने के बाद आपके सामने जो चुनौतियां हैं जो एज ए स्टूडेंट आपने देखी होंगी और एज ए लीडर, एज अ डूसू के जो मेन पर्सन के तौर पे, आप कौन सी चुनौतियों को सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पे पूरा करना चाहेंगे? मैम इसमें क्या है कि जैसा कोविड के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय बंद था तो बहुत सारे हॉस्टल्स और जो कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जैसा कि मैं बहुत हॉस्टल्स में भी गया, अभी मैं रामजस कॉलेज गया। रामजस कॉलेज में क्या है कि जो पीछे हॉस्टल है, हॉस्टल तक जाने के लिए जो रास्ता है वो ख़राब है। तो उसके लिए मैं अभी थोड़े दिन पहले प्रिंसिपल सर से मिला, मैंने उनसे बोला भी कि आप इस रास्ते को ठीक कराइए। और जो गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता है वहाँ क्या है, ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है, क्योंकि रात के समय में अगर आप जाओगे तो वहाँ अंधेरा मिलता है। तो वहाँ के लिए भी मैंने बोला कि आप इस पर देखिए और यहाँ लाइट वगैरह का इंतजाम कराइए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हम सारी चीज़ों में लगे हुए हैं कि कॉलेज और हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। उसके साथ साथ मेट्रो कंसेशन पास और यू स्पेशल बसेस, क्योंकि मैं जब छात्रों के बीच में जाता था और मैं खुद भी जब अब भी छात्र हूँ, तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आया 2016 से 19 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। 2016 में जब मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ने आया तो उस समय मैं खुद मेट्रो से जाता था। और उस समय ये था मैम कि रोज़ का 100-200 रुपये खर्च होता था, तो अलग से एक भारी बोझ सा लगता था कि यार मेट्रो से भी जाते हैं बट क्या है कि पैसे बच नहीं रहे हैं। तो 2 साल में मेट्रो से गया। उसके बाद क्या था कि मैम उस समय मेरे दिमाग में और
ऐसी चर्चा होती रहती थी कि स्टूडेंट एक्टिविज्म में करता आया हूँ, 2015 से एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी चर्चा आपस में हम करते रहते थे, जो भी साथ के लोग थे और विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थे, कि क्यों ना मेट्रो कंसेशन पास की सुविधा हो। तो उसके लिए हमने इस बार अपने मैनिफेस्टो के अंदर मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा डाला, और जिसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। यू स्पेशल बसेस, क्योंकि दिल्ली देहात से बहुत सारा छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है। बहुत सी बार बस ना होने के कारण स्टूडेंट्स की क्लास छूटती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बस में भीड़ होने के कारण छात्र अपने महाविद्यालय में नहीं पहुंच पाता है। तो यू स्पेशल बसेस के लिए भी हम, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बसेस की भी सुविधा हो। हाँ, अब ये सवाल मैं इसी तरह का आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने उपाध्यक्ष पद को एनएसयूआई से वो किया, तो जाहिर सी बात है कि एनएसयूआई शायद काफ़ी साल बाद उपाध्यक्ष के पद पे आई है, सचिव के पद पे। पिछले चुनाव में सचिव के पद पे एनएसयूआई थी। तो आपका कैसा अब इन लोगों के साथ सहयोग और आपके जो अपने मुद्दे हैं उनको पूरा करने का क्या संघर्ष बढ़ गया है कि आप अकेले पैनल में रहेंगे? तो इस बारे में कैसा सोचते हो आप, अभी कैसे करेंगे आप? नहीं, हम ऐसे सोचते हैं जो हमारे विचार है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही। जो ये मेरे साथी हैं जीत के आए हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट होकर या कुछ। क्या मैनिफेस्टो में था आपके जो? सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारा मैनिफेस्टो में जो था वो जीएसटी के खिलाफ था। हमारे कुछ मुद्दे ऐसे थे जो सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, सरकार के खिलाफ थे। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में सिर्फ 5% छात्रों को ये जो हॉस्टल मिलते हैं। मैं खुद कालका जी कैंपस से आता हूँ, दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ। तो 11 कॉलेजेस में से एक भी कॉलेज में हॉस्टल की कोई भी सीट नहीं है, ना बॉयज़ की ना कोई गर्ल्स की। पर बच्चा परेशान होकर बाहर जाके प्राइवेट हॉस्टल पीजीज़ की तरफ भागता है, ढूंढता है, वहाँ रहता है। उस पर ही सरकार ने 12% जीएसटी लगा दिया। सबसे पहली लड़ाई हम वो लड़ेंगे कि इस जीएसटी को हटवाएं, कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र जीएसटी नहीं देगा। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या आप तुषार इनको इस चीज़ पे सपोर्ट करने वाले हैं? क्या है कि हमारा भी मैनिफेस्टो जो है ना, उसमें क्या है, हर कॉलेज के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल हो, और जहाँ छात्र हित की बात होगी, जहाँ समाज हित की बात होगी, वहाँ हम साथ रहेंगे। फालतू के मुद्दों पर हम साथ नहीं रहेंगे। फालतू का मुद्दा है जैसे थोड़ा सा ठीक है, वो इनका मैनिफेस्टो है, बट ठीक है मैम, जहाँ अभी हम क्या है कि इस बारे में रीड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है। हाँ, अगर छात्र समझ रहे हो ना, अगर छात्र हित की बात होगी तो हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, तो अभी आपके पैनल में जो जीती हैं अपराजिता, आपके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से महिलाएं जेंडर इशूज़ पे, या ये कहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही इस समय जेंडर सेंसिटिव है, लड़कियां ज़्यादा हैं, और आपका मार्जिन 13,000 के वोट के करीब रहा। तो आपको, मतलब मुझे लगता है कि एबीवीपी को भी महसूस होता होगा कि आपको अगर अध्यक्ष पद पर खड़ा किया होता शायद तब भी आप पुशअप कर ले जाती। तो अपराजिता, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक एज ए स्टूडेंट और एज ए लीडर कैसे कन्वर्टेड हुई? आप वहाँ से किस, जौनपुर के एक ज़िले से आती, यूपी के ज़िले जौनपुर से आती हैं, एक स्टूडेंट के तौर पे आप यहाँ आई होंगी, और यहाँ पर आके 4 साल में आप एक ऐसी लीडर बन गई कि जिन्होंने इतने मार्जिन से एकदम झंडा गाड़ दिया। तो उस अपराजिता और इस अपराजिता में थोड़ा सा एक अंतर बताइए आप, और अपने बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दीजिए कि किस मैनिफेस्टो के थ्रू आप लड़ेंगी भी और कैसे जीत कर आएंगी। मैं दयाल सिंह कॉलेज से हूँ। तो जब मेरा पहला दिन था दयाल सिंह कॉलेज में, तो सबसे पहले जब मैं दिल्ली आई, मेरे मन में ये था कि ना मेरा यहाँ पे परिवार है और ना ही कोई है यहाँ पे। अगर मैं किसी समस्या में आऊँगी तो मैं क्या करूँगी? तो थोड़ा नेशनलिज्म और सोशल सर्विस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, और जो संगठन राष्ट्रवाद की सिर्फ बात नहीं काम करता, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ना हुआ। तो एक परिवार से दूर एक परिवार मुझे मिला यहाँ पे, जिसने मेरा हर कदम पे साथ दिया। जब कोविड काल आया तब देखा मैंने कि एबीवीपी में कैसे लोगों ने हेल्प की है, चाहे वो मुखर्जी नगर का एरिया हो, चाहे विजयनगर हो, जो हमारी तरह दूर दूर से छात्र छात्राएं आई थी। कोविड में जब लॉकडाउन लगा तो कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स फंस गए थे, उन तक की राशन पहुँचाना। और राशन तो पहुँचाने की बात अलग है, जो किसी ने सोचा नहीं होगी, सैनिटरी नैपकिन जो एक बेसिक नेसेसिटी है छात्राओं की, वो तक की प्रोवाइड कर रहा था ऋतुमती अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उसमें कई जगह जाना भी हुआ। जब कोविड काल में अन्य संगठन, क्या नॉर्मल लोग, संगठन सारे सब घर में दब के बैठे हुए थे,
तो एबीवीपी के लोग जा जाके बस्तियों में कहीं फूड पैकेट्स दे रहे हैं, कहीं सैनिटरी नैपकिन दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे काम भी कर रही थी। घर वालों को थोड़ा डर भी था कि कोविड में ऐसे हमारी बच्ची बाहर जा रही है तो क्या सेफ है नहीं है। आप पर्सनालिटी में उस समय कैसी अपराजिता थी, और अभी लीडर जो अपराजिता है, वाइट कुर्ता और हाथ में माइक और बोलने का बेखौफ अंदाज, इन दोनों पर्सनालिटी में राजनीति में आकर कैसे आपका चेंज हुआ, और कैसे, ये थोड़ा सा बताइए ताकि और लड़कियों को सीखने को। तो जब मैं आई थी तब मैं सीमित थी अपने परिवार, अपने कुछ दोस्तों में और सिर्फ पढ़ाई में। पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आई तो मैंने जो इश्यूज़ रहते थे यहाँ के, चाहे बात आती थी पढ़ाई को लेके कोई इशू है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इशू है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, या फिर इन सब मुद्दों पे, विमेन सेफ्टी के इश्यूज़ पे, इन पे सब पे जब एबीवीपी से जुड़ना हुआ तब बातें नहीं, उसके लिए काम भी किया। और कोविड काल में क्योंकि बहुत सारे सेवा का काम किया था, चाहे बस्ती में छोटे बच्चों को पढ़ाना हो, हर कॉलेज में कैसे स्टूडेंट को हम लोग बस्तियों में कैसे सेवा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, उन सब में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा था। कोई इंसिडेंट? हाँ, तो एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। जब मैं पहली बार एबीवीपी की तरफ से एक बस्ती में गई थी, प्रताप कैंप था, कॉलेज के पास ही में था, तो 6 इंच की हील्स पहन के गई थी। तो 6 इंच की हील्स कब रिलैक्सो चप्पल में बदल गई, ये जो सफ़र था, ये था सफ़र और संघर्ष का सफ़र था। और उसके बाद में ही मैं आज जो बनी हूँ, जो सेवा के माध्यम से, सेवा से सेवक बनने का अवसर ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे दिया। अब बारी है ऐसे व्यक्ति की जिसको मैं काफ़ी देर से हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि एक वो वक्त था जब पूरे देश में एक मीम वायरल हो रही थी, क्या है सचिन में, है ना। तो ऐसे समय में डीयू में एक आवाज़ गूंजना कि एक फैसला सचिन फैसला, ये नारा बना देना और इस नारे को लेकर जीत हासिल करना। तो ऐसा सचिन, मैं फिर से पूछती हूँ, आप में ऐसा क्या है, आपको किन चीज़ों को ले, आपकी किन खूबियों को लेकर आपको चुना गया, आप स्टूडेंट के प्रति के बीच इतने लोकप्रिय कैसे हुए हैं, थोड़ा सा इस पर आप बताएं। अगर आप मैम बहुत डीप में जाएंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि एबीवीपी की जो पैनल वोटिंग होती है वही बहुत बड़ी मात्रा में होती है, कि लगभग 20,000 की पैनल वोटिंग होती है, 25,000 तक के जो हमारे मार्जिन ये आ रहे हैं, वोटिंग पड़ रही है। इसमें बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है विद्यार्थी परिषद को जाता है। और अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करेंगी तो व्यक्तिगत तौर पे मैं 2015 से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सक्रिय हूँ। 1 to 1 ही हमें फेस टू फेस आज इतने लोग जानते हैं, क्योंकि 8 साल का ही लंबा समय, और 8 साल में उस कोरोना के समय में भी हम अपने अपने घरों के अंदर नहीं बैठे थे, हम कॉलेज कैंपसेस के अंदर एक्टिव थे। तो 1 to 1 ही हमारा जो इंटरेक्शन है वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स से है कि चीज़ें हमारे लिए उतनी कठिन थी नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्या ये जो सचिन वाला मीम था वो, उसका भी आपको सामना करना पड़ा, इससे कैसा आपका रहा कैंपेनिंग के समय? या इंस्टाग्राम में यूज़ करता था तो बहुत से लोग मुझे उसमें टैग कर देते थे। तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे नाम की एक चिट दयाल सिंह कॉलेज के अंदर लगी थी, तो उस पर लिखा था एक फैसला सचिन फैसला। तो एक स्टूडेंट ने उस पर एक ऐसा बना भी दिया था कि एक फैसला सचिन फैसला, फिर उसने अपनी तरफ कैमरा किया और बनाया कि क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है। तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने टैग किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी कैंपेनिंग के दौरान हम सोच ही रहे थे कि ऐसा करते हैं कि वो जो आंटी थी, वो क्या है सचिन में, वो भाटी आंटी थी, उन्हें ढूंढते हैं और उनसे एक अच्छी सी अपने बारे में 3-4 रिव्यू लेके वो ऐसी एक वीडियो बनवा के कोलैबोरेशन करा के डला देंगे कि सचिन में क्या है। हाँ, तो कि वो 4 खूबियां, आपको क्या 4 खूबियां बुलवाते हैं आप सचिन की? 4 खूबियां यही है कि सचिन में दम है। दम, मैं 15 साल, मतलब 2015 से लगा हूँ, 8 साल हो गए लगभग। सचिन पे कविता भी तो है। हाँ, कविताएं भी मैंने बहुत लिखी हैं। हाँ, एक अपनी कविता कोई अगर आप सुना सकें। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, पर इस मंच पर मैं हूँ और मुझे लगता है महिला शक्ति भी है, तो दहेज प्रथा को लेकर एक कविता थी, वो मैं आपके सबके समक्ष रख देता हूँ। जी जी। कि तुम दे दो ये जहान चाहे धरती आसमान, दहेज के ऊपर थी ये, तो मैं एक दान की बात कर रहा हूँ। तो ये दान की, तुम दे दो ये जहान चाहे धरती आसमान, मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में धरती और आसमान से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तुम दे दो ये जहान चाहे धरती आसमान, फिर भी सारा ही ये दान छोटा पड़ जाना है। तुम दे दो ये जहान चाहे धरती आसमान, फिर भी सारा ही ये दान छोटा पड़ जाना है। जब तोलोगे इस दान को तुम उस बलिदान से, जब तोलोगे इस दान को तुम उस बलिदान से, जिसमें बेटी को बिहा कर घर दूसरे के जाना है, जिसमें बेटी को बिहा कर घर दूसरे के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि सोचो कितना मुश्किल होगा
सोचो कितना मुश्किल होगा उस ममता को भूल जाना है। सोचो कितना मुश्किल होगा उस ममता को भूल जाना है, जिसने हमें जन्म दिया उस माँ को छोड़, किसी दूसरे की माँ को अपनी मम्मी बुलाना है, किसी दूसरे की माँ वाह, को अपनी मम्मी बहुत बुलाना अच्छा। सचिन, कुछ कैंपेनिंग पे भी अपने लिए लिखा था कि नहीं आपने? जब कैंपेनिंग के दौरान कोई नारा और कोई ऐसा कैंपेनिंग के थोड़ा दौरान पोएटिक? कैंपेनिंग के दौरान मुझे एक फैसला सचिन फैसला जो ये नारा था, ये किसने दिया ये था? मेरा ही खुद का खुद दिया का था? अरे वाह। फिर अभी से भी पूछ लेते हैं, अभी आपका क्या अंदाज था, क्योंकि हमने आपको अभी नहीं सुना, तो थोड़ा सा बताइए आपका किस तरह से कैंपेनिंग का अंदाज था, और आपका क्या नारा था खास जिसने आपको खास बना दिया? खास नारा तो हमारा मैनिफेस्टो का ही था। हाँ हाँ। जो भी था हमने अपनी बातें रखी, छात्र बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। कई कॉलेजेस में तो ऐसा भी हुआ है कि मैं कॉलेज में अकेला भी गया या मेरे साथ 2-3 साथी गए, हमने अपनी जो छात्रों को, साथियों को अपने विचार बताए कि हम इस वजह से छात्र संघ में आना चाहते हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये निर्णय लिया है। क्योंकि आप जो कितने साल से मतलब चुनाव के लिए वो कर रहे हैं प्रयास? आपका कुछ थोड़ा चुनाव के लिए आज तक ना मैं कोई चुनाव लड़ा हूँ, ना कभी इतनी भागीदारी रही है। सबसे ज़्यादा तो हमने कोरोना काल के बाद ये स्टेप उठाया था, जो था मैंने और मेरे साथियों ने मिलके ही एक स्टेप लिया था। एनएसयूआई में कब से आपने ज्वाइन किया था? एनएसयूआई में तो मैं कभी से हूँ, मदद करते हैं जब से हम 2017 में आए थे यूनिवर्सिटी में। जब भी हम एनएसयूआई से जुड़ गए थे, इतने एक्टिव नहीं रहे संगठन में, पर एनएसयूआई के लिए ही काम किया है जब भी किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने विचारों के लिए। तो जैसे मैं तो बता आप रहा था, कैसे मतलब कैंपेनिंग में क्या बोलते कैंपेनिंग थे? जैसे थोड़ा बता- सा अपना नारा बताइए थोड़ा सा। नारा हमारा यही था कि छात्रों हित के लिए जो भी समस्याएं थी, हमने धरातल पे रह के काम किया, छात्रों से एक एक परिस्थितियां, एक एक समस्याएं उनसे समझी। हम खुद विश्वविद्यालय में रहे तो हमें छात्रों की जो समस्याएं थी वो पता भी थी। तो मैं जैसे बता रहा था, 2-3 साथी हम घुसते थे किसी कॉलेज में, और ऐसा भी हुआ है कि कई बार हमारे साथ 10-15 छात्र जुड़कर उसी समय हमारे साथ जो साथी थे हमारे जुड़कर दूसरे कॉलेज में हमारे साथ हमारी कैंपेन में मदद करने के लिए जाते थे। आपको लगता था कि आप इस पद पे जीत जाएंगे, क्योंकि एबीवीपी काफी समय से उसको ये हाइप कर रहा है, और इस आपको कैसा हाँ, लगता बिल्कुल, था? हमें अंदर से मतलब 50-50 था कि श्योर थे नहीं, आप? श्योर तो नहीं होता इंसान कोई, पर हमें बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। छात्र साथी बहुत प्यार प्रेम, बहुत मेहनत संघर्ष किया है सबने। तो लगभग लग रहा था, जब बाहर निकले रिव्यू भी लिया साथियों से, सबसे पॉजिटिव ही आया था। अगर आपको तुषार से कोई क्वेश्चन करना हो? तुषार से नहीं, मेरा एक ही सवाल है, तीनों से एक ही सवाल है कि बस एक ही विद्यार्थी परिषद की जो मुझे कमी लगी वो ये लगी कि विद्यार्थी परिषद ने अपना जो चुनाव लड़ा वो 2023 में 4 साल बाद, जो इतना सुनहरा मौका मिला किसी भी छात्र संघ को 4 साल सीट पर बैठने का, कि इस बार भी इन्होंने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा, इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स पे चुनाव नहीं लड़ा। ये जो सबसे बड़ा सवाल हमारा था क्लास में, जो हमने छात्रों से ही पूछा। हाँ, एबीवीपी का 4 साल बाद मैम, जैसे कि अभी ने भी बताया कि कोरोना में एक्टिव थे, ये था वो था, तो हम चुनावी इस वजह से लड़े और इस बात पे लड़े कि कोरोना में आप कहाँ थे। अच्छा। हमने मैनिफेस्टो पे तो हर कोई चुनाव लड़ता है, बट क्या है कि जैसे ही चुनाव आया तो मैं खुद जब भी छात्रों के बीच गया, मैं वहाँ एक ही बात बोलता था कि आप पूछिएगा उनसे, आप उनसे पूछिएगा कि जब छात्र को जरूरत होती है तब आप कहाँ थे। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दूर दराज से गांव से आने वाला छात्र कमरों में, हॉस्टल्स में, विजयनगर में, मुखर्जी नगर में, कालका जी में, जमुना पार में, साउथ कैंपस में फंसा हुआ था, तब आप कहाँ थे। तो आपने हम इसी बात पर achievements पे- चुनाव लड़े। कौन से अचीवमेंट्स पे आपने लड़ा चुनाव? हम अचीवमेंट बता रहे हैं। तब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोई और छात्र संगठन कहीं भी नहीं था। मैं खुद ऑन रोड रहकर, मेरे घर वाले मुझे रोकते रहते थे, हम पीपी किट पहन के कभी एनएसयूआई का कहीं ये जा दावा रहे। है कि उन्होंने बसें चलाई और स्टूडेंट्स को कौन घर सी तक बसें भेजा। चलाई? हमारी जो एम्बुलेंस थी, हमने एम्बुलेंस लाई, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज। कौन सी बस चलाई? कम से बस नहीं भाई, एम्बुलेंस। बस नहीं, एम्बुलेंस थी जो प्रियंका गांधी की प्रियंका उसमें गांधी चलाई जी, गई थी। प्रियंका गांधी जी एनएसयूआई से हैं क्या? कांग्रेस की योजना है। हाँ, तो एनएसयूआई कांग्रेस का ही संगठन है। प्रियंका गांधी जी कहाँ से है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो चलो मैम ने कहा है, हाँ। ठीक है, हम है एनएसयूआई से। फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो चली है, ये दिल्ली एनएसयूआई कांग्रेस का ही संगठन, मैं ऑन रोड कांग्रेस रहा। से समर्थित है। अपने घर से भी हमने अन्नदान करके, खाना बनवा के, पैक्ड आइटम अपने हाथों से खाना। देखो क्या है मैम, हमारा तो, हमारे संगठन का और हमारा एक चीज है, नेकी कर दरिया में डाल।
समझ रहे Achievement हो? मत देखो गिनाओ। नहीं, अचीवमेंट है, अचीवमेंट ये है कि हम उस समय छात्रों के बीच में थे, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने किसकी फीस भरी, किसके घर में खाना पहुंचाया। बल्कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या है कि हम स्टोरी मतलब सोशल मीडिया पे क्या है कि हम जब उस समय डालते थे, आपको भी पता होगा, क्या है कि उस समय लोग डालते थे तो सब बोलते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, आप शो ऑफ कर रहे हो। बट क्या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हो, उस समय अगर मैंने किसी के लिए खाना भी दिया है ना, तो मैंने उसके फेस पर कोई इमोजी लगाकर उसके फेस को ढक दिया कि किसी को ऐसा ना लगे कि कहीं ना Offended कहीं ना हो, ऑफेंड बुरा ना ना हो। लगा, हाँ। तो क्या है, हमारा काम है नेकी कर दरिया में डाल। अब क्या है, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने किसके घर में कहाँ भोजन दिया, कहाँ कौन सी बस्ती में जाकर हमने सैनिटरी यही बात है नैपकिन्स भाई, दिए। यही हम नहीं बता सकते। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ थे, तो हम आपको यही आपने आप खुद ही अपनी एक बात आप बोल दी। चलिए, जब बात आ रही है, आपने अचीवमेंट्स ही कही है, तो क्योंकि यहाँ पे अभी पैनल में एक छात्रा है, तो कुछ छात्राओं से रिलेटेड अचीवमेंट्स हम बताते हैं। जो जितने भी वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन अभी तक की लगी हुई हैं डीयू में, उस चीज़ की मांग एबीवीपी ने नहीं की थी, एबीवीपी लेड डूसू नहीं की थी। और 2014 से डूसू में जितनी भी छात्राएं आई हैं, वो सारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है। जब बात आई थी सैनिटरी प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करने के लिए, तब भी एबीवीपी की ही मांग थी ये चीज़, और उन्होंने काम भी किया था। और जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग निरंतर 8,000 से ज़्यादा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले, उसके लिए एबीवीपी काम कर रहा है। और ये जो हमारा मैनिफेस्टो थे, उसमें 4 पॉइंट्स नहीं थे, हमने 4 दीवारियां बैठ के अपना मैनिफेस्टो नहीं लिखा था। हमने बाकायदा 50,000 से ज़्यादा छात्राओं तक की रीच आउट करके, उनकी प्रॉब्लम्स पूछ के 20 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो। चलिए, जब बात आ रही थी महिलाओं की, तो मैंने दोनों मैनिफेस्टो मतलब पढ़े थे, क्योंकि एनएसयूआई का भी मैनिफेस्टो पढ़ना तो ज़रूरी था ना। तो उनके पास कुल 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, वो भी 4 दीवारी में बनाए गए होंगे। पर जो एबीवीपी का मैनिफेस्टो था, उसमें 20 पॉइंट्स थे। कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको बताती हूँ। हर कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाए, ये एबीवीपी का था मुद्दा, और एबीवीपी निरंतर करवाती भी आ रही है। पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कराए, इस चीज़ की मांग एबीवीपी करता है। हर कॉलेज में छात्राओं के लिए एनसीसी हो, इस चीज़ की एबीवीपी मांग करता है। हर कॉलेज में विमेन कोचेज हो, इस चीज़ की मांग एबीवीपी करता है। हर कॉलेज में गर्ल्स कॉमन रूम हो, उसमें मेडिकल फैसिलिटी हो, उस चीज़ की मांग एबीवीपी करता है। हर कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हो, उस चीज़ की मांग करता है। हर गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल रूम की फैसिलिटी हो, एबीवीपी उस चीज़ की भी बात नहीं करेगा, उसके लिए काम भी करेगा। और ये तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं। हमारे मैनिफेस्टो जो विमेन मैनिफेस्टो थे, उसी में 20 पॉइंट्स हैं, और वो हम लोग फुलफिल करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग, जो आपने बोला ना कि और क्या अभी काम, और निर्भया में सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो संगठन था, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। जब बात आई थी लावण्या की, तब भी जो उसके लिए आवाज उठाया था, वो एबीवीपी था। और वो जो टाइम था, वो कोरोना का काल था, तो उसमें भी संघर्ष एबीवीपी कर रहा था, जब एनएसयूआई कैंपसेस से ही गायब था। हम तो जाके ढूंढने वाले थे दूरबीन लगा के, ये एनएसयूआई गया कहाँ, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एनएसयूआई ने भी लॉन्च किया, मैनिफेस्टो एबीवीपी ने भी लॉन्च किया, और मैनिफेस्टो होता है इसलिए कि हम भविष्य में किस प्रकार से जाने वाले हैं, क्या हमारी रणनीति रहने वाली है। पर क्योंकि हम अचीवमेंट्स के आधार पर चुनाव लड़े हैं, इसलिए शायद आज यहाँ 3 लोग बैठे हैं। अचीवमेंट्स किसी पेपर पर निकाल कर मुझे लगता है देने की आवश्यकता नहीं है। वो छात्रों के बीच कार्य हुआ है, तो प्रत्येक छात्र को उसके बारे में पता है। हमने जहाँ अलग अलग जगह अपने वक्तव्य रखे, अपने भाषण रखे, उन भाषणों के अंदर हमने ये चीज़ें रखी, और मुझे लगता है उसी चीज़ का ही परिणाम है। अभी को थोड़ा देखिए, आपको कितना अच्छा है कि आपको एक सवाल के 3 जवाब मिलेंगे और 3 लोगों से होगा, और आपके 3 साथी हैं, तो 3 सहयोगी भी रहेंगे आगे चल के मुद्दों पर। तो अभी आपके लिए कितना मतलब टफ होने वाला है जब आप एक प्रोग्राम में जाएंगे? क्या आप अकेले मैनेज कर पाएंगे सारा कुछ? डूसू रहेंगे साथ में ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, साथ में मीटिंग्स। मैम अभी क्या है, ये एनएसयूआई के प्रत्याशी नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय का के उपाध्यक्ष है। ओके, तो अच्छा है, आप लोगों से काफ़ी बातें हुई। तो चल, जैसे कि अपराजिता की और आपकी सभी की स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज भी काफ़ी मैंने देखी कि इनका एक, सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड भी है। तो अभी आपका जैसे अपराजिता का है कि अपराजिता के पिता कोरोना काल में गुजर गए, और तो अपराजिता बिना मतलब किस तरीके से
संघर्ष करके अकेले आकर यहाँ पे लड़ी, और अभी जब भी मुझे मिली थी तो कह रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग लगता है कि आप एक चुनाव जीतने के बाद अपने फादर को ये नहीं कह सकते कि हम जीत गए हैं या पापा मैंने एक ये अचीवमेंट ले लिया है। तो ऐसे आप लोगों के लाइफ में अभी क्या मिसिंग है और क्या प्लस आगे पॉइंट आने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे बताइएगा अपनी पर्सनल, ताकि आपके जो छात्र हैं वो ये समझें कि आप लोग एक हम लोगों जैसे ही स्टूडेंट हैं और आपने किस तरह संघर्ष करके अपने को इस्टेब्लिश किया। मुझे लगता है अगर मेरे पापा अभी होते तो वो यही बोलते कि बेटों की तरह ही पाला था। मैं और मेरी बहन ही है, तो सब यही क्वेश्चन पूछते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो पढ़ाई करेंगी या आवारागर्दी करेंगी। तो आज अगर वो होते तो प्राउड फील करते कि हाँ, जैसे कि हमने एकदम इक्वल, चाहे लड़की या लड़का हो, भेदभाव नहीं करके, चाहे वो लड़की रही हो चाहे वो लड़का रहे हो। और एक चीज़, वो दंगल मूवी थी, बहुत देखते थे, और जब वो देखते थे तब उनके भी आँख में आंसू आता था। और शायद जब मैं जीत के आई थी सबसे पहले यही चीज़ सोचा था कि अगर पापा होते तो आज उनके भी आँख में आंसू होते। पर उसमें जैसे दंगल में एक लाइन थी, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, तो वही मेरे पिताजी भी बोला करते और वो आज भी यही चीज़ बोलते हैं। अभी आपके भी मम्मी हैं, आप 8 साल से कैंपस में, आपके पिता है नहीं और आप 8 साल से कैंपस में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस तरह से आजकल डॉक्टर इंजीनियर बनने का प्रेशर रहता है बच्चों पे, यूपीएससी निकालने का, तो आपके घर में कैसा ये जीतने के बाद किस तरह का माहौल है? पहले तो बोलते ही होंगे कि 8 साल से कर क्या रहे हो। मैम क्या है कि हमारी जॉइंट फैमिली है और 2015 से ही और मैं, सुना है आपके कांग्रेस बेस है आपका फैमिली में, काफी अच्छा। फैमिली बेस कांग्रेस का नहीं है मैम। आप मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज तुषार डेड़ा के अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। तुषार डेड़ा एक एबीवीपी का अनुशासित कार्यकर्ता है। और क्या है कि आज़ादी है सबको अपने अपने विचार चुनने की, तो मैंने अपने विचार चुने। हमारे फैमिली में हमारे ताऊ जी हैं, वो कांग्रेस में है, उन्होंने उनके अपने विचार हैं, तो ना उन्होंने मुझे कभी रोका, बल्कि मैं ही उन्हें टोंट कस देता हूँ 1-2 बार कि आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। तो क्या है कि 2015 से एबीवीपी में जुड़ा, स्कूल के समय से ही। नगर की इकाई हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई होती है। सेवा भाव से जुड़े, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए काम किया। 2016 सत्यवती कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ, तो नगर के अंदर नगर अध्यक्ष था। सत्यवती कॉलेज के अंदर जब एडमिशन हुआ, चुनाव का माहौल था, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना चुनाव लड़ूं। तो एबीवीपी से ही मैं 2016 में सत्यवती कॉलेज से सीसी चुनाव लड़ा और जीता। तो उसके बाद 2017, 18, 19 लगातार संगठन के अंदर अलग अलग दायित्वों पर निर्वाह किया। 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी की, टॉप 5 तक पहुंचा, नॉमिनेशन फिल किया, पर संगठन का आदेश कुछ और था। जैसा कि मैं एक संगठन का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते अगले दिन से ही, हाँ टिकट कटी, अगले दिन से ही अपने पर्चे बांटने शुरू करे। और उस बार 2019 में भी हमारी सबकी मेहनत से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 3 सीट हम जीते। उसके बाद 2020 में कोरोना के समय में भी मेरे घर वाले मुझे रोकते थे कि भाई बाहर नहीं जाना। क्या है कि मैं अकेला हूँ अपने घर में, एक छोटी बहन है मेरी, तो मम्मी रोकती थी कि नहीं बाहर नहीं जाना। बट क्या है कि सब चीज़ की परवाह ना करते हुए मैं उनसे बोल देता था कि हाँ भाई ताऊ जी के घर हूँ, चाचा जी के घर हूँ, तो मतलब ऐसा चुपचाप अपने घर से निकला करता था। और लगातार 2020-21 मैं बिल्कुल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर उन छात्रों के पास जो कहीं नहीं जा सकते थे, किसी के पास कुछ पहुंचाना होता था वो पहुंचाता था, कहीं बस्ती में जाना या फिर कहीं से कहीं तक भी, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर समाज के लिए ही कहीं भी काम करना हो। ठीक है, हो सकता है कि आज वही दुआएं हमारे साथ हो। तो 22 में क्या है कि एकेडमिक कैलेंडर ठीक ना होने के कारण भी चुनाव नहीं हुआ, और चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए एकमात्र कार्यक्रम है। 23 में हमारा कार्यक्रम आया, हमने निपटाया, 3 सीटों के साथ हम जीते। अभी तो डूसू का दबदबा काफी लंबा चुनाव हो गया, डूसू का दबदबा भी मतलब लोगों के 4 साल में आदत पड़ गई है बिना राजनीति के रहने। हाँ, जैसा कि आज सुबह ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है कि हेल्थ सेंटर है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, वहाँ के सीएमओ हैं। तो सुबह मैंने उनको कॉल किया, एक स्टूडेंट के हाथ में इंजरी थी, सुबह ही मैंने उनको कॉल किया कि बोला सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बोल रहा हूँ, तुषार डेड़ा। तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, तो फ़ोन उठाते ही मैंने, सर क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट आपके पास खड़ा है, उसके हाथ में इंजरी है, उसको राइटर की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझसे बोला हाँ ठीक है, हमने आगे रेफर कर दिया है, और फ़ोन कट। मैंने उनको दोबारा कॉल मिलाया,
मैंने उनको लगातार 10 बार फ़ोन मिलाया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको दूसरे नंबर से कॉल किया कि हेलो, उन्होंने कहा हेलो, मैंने सर तुषार डेढ़ बोल रहा हूँ, उन्होंने दोबारा कट। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। 3 साढ़े 3 बजे करीब मुझे वहाँ समय मिला और मैं हाँ, सीएमओ आप साहब तो के पास, हजारों लोगों की आवाज है और आपकी आवाज न सुनी जाए। मैं सीएमओ साहब के पास। अब फिर वो सीएमओ साहब जानते हैं और हम जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ। हाथ के हाथ सीएमओ साहब ने दोबारा मैंने फ़ोन किया और सामने खड़े होकर बोला कि फ़ोन उठाइए। उन्होंने हाथ के हाथ सामने फ़ोन उठाया और मैंने इनसे बोला कि ये छात्र हित की आवाज़ है, ये ऐसी उठती रहनी चाहिए। वाह, जी। उसके बाद जोश है भाई ये। उसके मतलब बाद छात्र संघ को फिर से आप लोग चारों का जिस तरह से जोश है, तो छात्र संघ का काफी दबदबा होने वाला है। बिल्कुल मैम, मतलब क्या है आप कि भी एक सवाल अगर इनसे लास्ट पूछना चाहें, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम हाँ, क्योंकि मैं हाँ, अभी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्योंकि दोनों ने पूछा है तो एक दूसरे से पूछ लो। मैं अभी से क्या पूरी एनएसयूआई से पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या है कि कैंपेन चल रही थी तो वहाँ एक नारे लग रहे थे, एनएसयूआई की माता सोनिया माता, हमारी माता भारत माता। तो क्या ये सच है? भाई ये बात सच नहीं। आप ही को सुने। नहीं आप बताओ यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे नारे ना तो हमने आज तक सुने ना लगाए। पर एनएसयूआई की सबकी माता भारत माता है। हाँ, भारत माता ही है। एक नारा जो सच्चा है वो मैं पूछ सकता हूँ आपसे। आप उसके बारे में बता सकते हैं अगर चाहें तो, कि जॉइन एनएसयूआई टुडे एंड लूट इंडिया टुमारो। ये आप लोग मिल के तीनों लोग मतलब हाँ। पर ठीक है, जैसे अपराजिता बहन ने बोला कि भाई हम वादे पूरे करेंगे। अगर एनएसयूआई को ये सुनहरा मौका 4 साल का मिले तो 4 साल बाद हमारी कोई भी बहन यहाँ बैठी हो, एनएसयूआई की जो प्रत्याशी और वो जीते, तो वो कभी भी ये सवाल नहीं कहेंगी कि हम इस पे काम करेंगे। वो काम हो जाएंगे, वो काम वहीं खत्म करते जाएंगे 4 साल में। 4 साल के बाद वो मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात मैं कहना चाहूँगा। तो छात्र संघ चुनाव अब नहीं लड़ेंगे फिर उसके बाद? मुद्दे तो आते रहते हैं, छात्रों की समस्याएं तो बढ़ती हैं। तो मतलब सबसे लास्ट सवाल आप लोगों से ये है कि ऐसा माना जाता है कि डीयू एक युवाओं का हब है, जहाँ हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व है। वो एक देश के मैंडेट की आवाज़ है। तो जिस तरह से एबीवीपी जीता है, तो क्या आगे हम ये सोच सकते हैं कि बीजेपी या मोदी जी दोबारा आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा या ऐसी मिलीजुली सरकार बनने वाली है आप लोगों की तरह? मैम क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ने आता है। तो क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे भारत की आवाज है। हाँ, इसका और मैंडेट पूरे भारत की आवाज ने एक कई नेताओं ने एक छात्र बयान हित दिया। और राष्ट्रीय भक्ति की ओर अपने डोसू को चुना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी जो भारत के देश के लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, वो एक राष्ट्रीय भक्ति की सरकार को चुनेंगे। और आगे आप समझ ही सकते हैं। और आपका इसका पे क्या कहना है कि हम काम ही इतनी मजबूती से करेंगे कि जैसे हम एक सीट निकाल के लाए हैं, आगे इन्हें मौका नहीं देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और मैं चाहूंगी अपराजिता आप ही वाइंड अप कर दें, सबको थैंक यू करते हुए। मतभेद हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने सीखी है और यही चीज आपको डूसू में दिखेगी कि चाहे जितना भी मनभेद हो, पर एक साथ खड़े होकर चाहे जितना पैनल में भी जरा एक बार मतभेद हो, मनभेद नहीं होगा। और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम सभी मिल के काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ तक आए और इतना अमूल्य समय अपना दिया।